शिक्षण अभिरुचि के चौथे लेक्चर के इस दूसरे भाग में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो टीएलएम के प्रयोग में सावधानियों तक डिस्कस कर लिया था। आइए अब हम देखते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है या कक्षा संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण वास्तव में कम्युनिकेशन जो है इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति तक कोई भी सूचनाएं या संदेश भेज रहा है या भेजना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, वह उस रिसीवर तक, प्राप्तकर्ता तक ठीक उसी रूप में, उसी अर्थ में पहुँचे जिस रूप में वह संप्रेषित करना चाहता था या उन्हें बताना चाहता था। तब हम कहते हैं कि नहीं, ये कम्युनिकेशन हो रहा है। और अब आइए हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं संप्रेषण के, कि जिसके माध्यम से ये पूरी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। इसमें जो पहला घटक है वो प्रेषक होता है। जो पहला है वो प्रेषक होता है, सेंडर होता है। जो संदेश को या सूचना को या किसी बात को भेजने वाला होता है उसको हम प्रेषक कहते हैं। जैसे अगर इसको कक्षा शिक्षण के संदर्भ में लें तो अगर कक्षा में है तो अध्यापक प्रेषक हो गया। अगर कोई पुस्तक, किताब या वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो या पुस्तक प्रेषक हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा आता है संदेश, मैसेज, यानी वो कंटेंट या विषय वस्तु जो आप उसको बच्चे को, विद्यार्थी को बताना चाहते हैं। तीसरा जो घटक होता है वो माध्यम होता है कि किसके जरिए, कौन से वो माध्यम साधन के जरिए वो अपनी बात को आप प्रेषक से संदेश जो है वो रिसीवर जो है उसके पास किस माध्यम से पहुंच रहा है, उसकी बात आती है। और फिर जो चौथा घटक इसका होता है वो ग्राही या रिसीवर होता है, अर्थात वो विद्यार्थी होता है जिसको वो सूचनाएं या संदेश पहुंचाया जाता है। और फिर उसके बाद आता है प्रतिपुष्टि, कि फीडबैक की बात आती है कि नहीं, ये एक चक्र पूरा करने के बाद फीडबैक आप लेते हैं कि नहीं, आपका जो संप्रेषण है वो प्रभावशाली रहा कि नहीं रहा। तो एक प्रेषक यानी अध्यापक हो गया, संदेश, कंटेंट वो विषय वस्तु हो गई, और माध्यम कि आप कक्षा शिक्षण, वीडियो, ऑडियो या किसके जरिए बच्चों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। फिर ग्राही में वो विद्यार्थी आ गया, और फिर उसके बाद आप एक फीडबैक लेते हैं। तो इस तरह से यह सारे प्रोसेस को मिला के एक सर्किल पूरा होता है जिसको हम संप्रेषण के घटक कहते हैं। तो इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये हर सर्किल पे हर चीज़ें सही तरीके से हों और प्रतिपुष्टि के आधार पर हम उसमें लगातार परिवर्तन करते रहें, तब जो हमारा संप्रेषण होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। संप्रेषण के प्रकार, मुख्य रूप से जो संप्रेषण है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक भी हो सकता है वो शाब्दिक संप्रेषण, और लिखित भी हो सकता है। जैसे अगर आप हमारी बातों को सुन रहे हैं तो वो मौखिक संप्रेषण मैं कर रहा हूँ, और साथ में अगर आप इस वीडियो में पीडीएफ को देख रहे हैं तो लिखित भी, एक तरह से दोनों मौखिक और लिखित माध्यमों के जरिए मैं आप तक संप्रेषण कर रहा हूँ या अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अशाब्दिक संप्रेषण में आता है कि वाणी या आवाज़ द्वारा, आँख एवं मुद्रा द्वारा, स्पर्श द्वारा, कि आपके जो हाव भाव, जेस्चर्स होते हैं, शारीरिक हाव भाव होते हैं, उनको किस तरीके से प्रयोग करते हैं, वो भी कहीं न कहीं संप्रेषण के तरीका होता है। कि कोई विशेष आवाज़ निकाल कर, चेहरे का कोई हाव भाव विशेष बनाकर, आँखों में डर, भय या उत्साह का वो भाव दिखाकर, या बच्चे को किसी तरीके से स्पर्श करके, मतलब इस तरीके का जो हम करते हैं तो वो अशाब्दिक होता है। और हमें जब कक्षा में संप्रेषण करना चाहिए तो ध्यान रखना चाहिए कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के संप्रेषण के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या तरीके होते हैं या प्रभावी संप्रेषण कैसे सुनिश्चित किया जाता है। यह कक्षा शिक्षण के ही संदर्भ में मैं विशेष रूप से इसकी बात कर रहा हूँ। तो उस संदर्भ में ये होता है कि नहीं, आपका कक्षा संप्रेषण
तभी प्रभावी होगा जब वो उद्देश्यपूर्ण हो, यानी आपके सीखने सिखाने का कोई उद्देश्य हो, मकसद हो, तब वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य ये हो सकता है कि नहीं, मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँ, इस तरह के प्रैक्टिस सेट बनाऊँ कि जो प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने की स्थिति में हों, या इवन हम कहें कि फाइनली वो चयनित हो जाएं। तो इस तरह से उस उद्देश्य को ध्यान में रख के अगर हम संप्रेषण को करते हैं तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है कि वो अध्यापन, टीचिंग जो होता है वो आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होता है। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि शिक्षण जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक केवल आदेश देने वाला नहीं होता है, बल्कि वो एक निर्देश देता है, चीज़ों को समझाने और बताने की कोशिश करता है। तो शिक्षण जो है वो या प्रभावशाली संप्रेषण तभी होगा जब वो आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक हो। प्रभावी संप्रेषण तभी होगा जब वो प्रेरणास्पद हो, जब आपको उससे प्रेरणा मिले, आप उसको सुने और समझें तो आपको कुछ कार्य विशेष करने की प्रेरणा मिले। अगर प्रेरणा नहीं मिले तो निश्चित रूप से वो बच्चा सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगा, तो आपका जो संप्रेषण होगा वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। बाल केंद्रित, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अध्यापक या बालक ही संपूर्ण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या प्रक्रिया जो होती है उसके सेंटर में वही होता है। तो जब सेंटर में वही होता है तो सारी गतिविधि, क्रियाकलाप उसके सेंटर्ड होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से होनी चाहिए, तब उसको बेहतर समझ में आएगा। सुनियोजित हो, कोई भी काम जो है अगर योजना बना के किया जाए तो वह ज़्यादा सफल होता है। तो निश्चित रूप से शिक्षण भी योजना बना के सुनियोजित तरीके से अगर किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर और प्रभावी होगा, और जो आप सिखाना चाह रहे हैं बच्चा वही सीखेगा। प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित, अभी मैंने इसका डिस्कस कर लिया कि संप्रेषण जो हो डेमोक्रेटिक हो, एकदम बिल्कुल तानाशाही तरीके से न हो कि बच्चा कुछ पूछ न सके, अपनी आशंकाएं बता न सके। और फिर उसके बाद होता है कि सक्रिय हो, अध्यापक खुद भी सक्रिय रहे, विद्यार्थियों को भी कक्षा में सक्रिय रहे, प्रश्नों के माध्यम से, उत्तर के माध्यम से जिज्ञासु प्रश्न पूछकर खुद भी सक्रिय रहे और बच्चों को भी सक्रिय रखे। अध्यापन विषय से क्रमबद्धता, अध्यापक जो है जो भी वो अध्यापन का कार्य कर रहा है वो सिस्टमेटिक हो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। अगर क्रमबद्ध नहीं रहेगा तो फिर बच्चों को आनंद नहीं आएगा, फिर आप जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में उनको नहीं आएगा। सहयोग की भावना का विकास, संप्रेषण करते समय हमेशा आप देखें कि आप उनके सहयोगी हैं, उनके साथ सहयोग की भावना हमेशा बना के जब संप्रेषण करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। कोई भी उनकी आशंकाएं, शंकाएं, परेशानी, दुविधा तो उसको आप दूर करें, सदैव तत्पर रहें कि नहीं मैं आपके सहयोग के लिए तैयार हूँ, जो आपकी परेशानियों को दूर करेगा और आपके सीखने की दर को बढ़ाएगा। उसके बाद आता है पाठ की तैयारी या पूर्व तैयारी, कि आप कोई भी टॉपिक या पाठ या कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो विस्तृत रूप से उसको थोड़ा सा तैयार करके जाएँ, देख के जाएँ, तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। पूर्व ज्ञान से संबंधित, जब भी आप कोई नई चीज़ बच्चों को सिखाना चाहें तो पहले वाले ज्ञान से उसको जोड़ के, जो उसकी पहले की जानकारी है उससे उसको जोड़ें, संबंध करें, तो निश्चित रूप से उसको सीखने के लिए प्रेरित होगा। सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग, जो भी चीज़ें आप सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, जो प्रॉपर TLMs हो, उसका प्रॉपर TLM भी हो और उसका यूज़ भी प्रॉपर तरीके से हो, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। स्वतंत्र वातावरण, कक्षा का जो वातावरण हो वो स्वतंत्र हो, बच्चे कोई दबाव न महसूस कर रहे हों, किसी तरह के प्रेशर में न हो, वो एकदम फ्री हों कि नहीं वो अपनी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं। वातावरण में भी कोई ऐसी चीज़ ना हो कि कहीं से ध्वनि आ रही हो, आवाज़ आ रही है या कोई बदबू आ रही है, ऐसी वातावरण भी जो स्वतंत्र हो और एक तरह से फ्री हो, जिसमें किसी तरह की निर्विघ्नता न हो। आत्मविश्वास की जागृति, जब भी आप बताएं तो खुद भी आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हों और कोशिश करें कि बच्चों के अंदर भी आत्मविश्वास लगातार भरते रहें, तो निश्चित रूप से संप्रेषण आपका प्रभावशाली होगा। अध्यापन उपचारपूर्ण, जैसे कि जानते हैं कि अभी उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग की बात होती है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ पढ़ाएं तो आप यह निदान करें, डायग्नोसिस करें कि बच्चों को क्या चीज़ समझ में आ गई, क्या नहीं समझ में आई। जो नहीं समझ में आई
अब उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर की तरह आपको उसका उपचार करना है कि नहीं, मैं अपनी विधि या कोई तरीका या उदाहरण बदलूं ताकि इस बच्चे को बेहतर तरीके से समझ में आए। तो निश्चित रूप से जो आपका कम्युनिकेशन होगा तब ज़्यादा प्रभावशाली होगा। क्रियाशीलता, खुद भी एक्टिव रहें, बच्चों को भी क्रियाशील रखें। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया क्रियाशीलता के माध्यम से ही ज़्यादा संपन्न होती है अच्छी। अगर आप निष्क्रिय रहेंगे तो निश्चित रूप से सीखने और सिखाने दोनों में आनंद नहीं आएगा। छात्रों को अपनी बात कहने का अवसर, पहले भी बता चुका हूँ कि सहर्ष वो अपनी बात आपसे कह सकें। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है इवैल्यूएशन प्रोसेस, मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र या विद्यार्थी ने क्या सीखा है, क्या जाना है या उसका जो ज्ञान है उसको जज करने की, जानने की, समझने की या आकलन करने की कोशिश करते हैं। और मूल्यांकन के द्वारा ही जो विद्यार्थी है उसमें क्या कमियां हैं, उसकी कौन कौन सी रुचियां हैं, उसके अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, क्या क्षमताएं हैं, यानी उसकी खूबियों और खामियों का पता लगाया जाता है। और मूल्यांकन के उद्देश्य, जो भी हम कक्षा में या कक्षा के बाहर जो भी मूल्यांकन करते हैं वो कई सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख के किया जाता है। स्पेशली जो मूल्यांकन किया जाता है वह उनकी खामियों और खूबियों को जानने के लिए किया जाता है कि नहीं, जो कमियां हैं तो हम जान के उनको कैसे दूर करें, जो अच्छाइयाँ उनको और कैसे मजबूत करें। और ये काम कई उद्देश्यों के ध्यान में रख के किया जाता है कि जैसे होता है कि ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। मूल्यांकन का पहला उद्देश्य तो ये होता है कि हम ये जानें कि बच्चे ने कितना जाना, उसके ज्ञान का स्तर क्या है, उसका कितना मानसिक विकास हुआ है। उसके बाद फिर अधिगम की प्रेरणा, मूल्यांकन ये भी बताता है कि बच्चे कितने मोटिवेटेड तरीके से प्रेरित होकर सीख रहे हैं, उनके अंदर सीखने की प्रेरणा है या नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी, मूल्यांकन के जरिए अगर कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं तो किसकी क्या ज़रूरत है, किसकी क्या कमी है, उसकी अलग अलग विभिन्नताओं को भी हम जानकारी ले सकते हैं। वो मूल्यांकन का हमारा तरीका कोई भी हो सकता है, शाब्दिक, मौखिक, लिखित या इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन, जिसके ज़रिए हम उसकी जो विभिन्न गुण या विशेषताएं हैं उनका हम पता लगाते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है डायग्नोसिस करना, निदान करना। जिस प्रकार डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट तमाम तरह का टेस्ट लेके कई तरह की बीमारियों का पता लगाता है, उसी तरह से अध्यापक भी अपने ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण और प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को जानने की कोशिश करता है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। शिक्षण की प्रभावशीलता, अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो मूल्यांकन के जरिए ही आप ये जान सकते हैं कि नहीं हमारा शिक्षण कितना प्रभावशाली रहा। अगर बच्चे जिस परीक्षा के लिए आप पढ़ा रहे थे सही से उसको उत्तीर्ण कर लेते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं या अच्छे स्कोर करते हैं, तब आप कह सकते हैं कि आपका जो शिक्षण है वो प्रभावशाली है। और निश्चित रूप से ये सब करने के लिए आपको मूल्यांकन करना ही पड़ेगा। तो शिक्षण की प्रभावशीलता के लिए भी मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम में सुधार, मूल्यांकन के जरिए आप ये देखते हैं कि नहीं पाठ्यक्रम में क्या कमी है, इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, ज़रूरतों के हिसाब से इसमें है कि नहीं है। फिर उसके बाद आता है चयन। अगर आपको किसी प्रकार की सेवा के लिए चयन करना है तो वहाँ भी मूल्यांकन किया जाता है। जैसे अभी आप लोग देख लिए बीएचयू बीएड की प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं तो एक तरह से आपका मूल्यांकन किया जाएगा, एक टेस्ट लिया जाएगा और वह मूल्यांकन ही होगा एक प्रकार का, जिसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता, मूल्यांकन के जरिए हम ये जान सकते हैं कि नहीं जो हमारा टीएलएम है, शिक्षण अधिगम सामग्री है, वो कितना प्रभावशाली रहा, उपयोगी रहा। अगर हम कोई नई टीएलएम कक्षा में प्रयोग कर रहे हैं तो ये यूज़फुल रही कि नहीं, हम मूल्यांकन के आधार पर ही इसको जान सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है वर्गीकरण। कई बार वर्गीकरण जो किया जाता है कि बच्चे प्रतिभाशाली हैं, अति प्रतिभाशाली हैं, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है, इस तरीके के वर्गीकरण के लिए भी या कौन सा ग्रेड पाया है मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। निर्देशन, मूल्यांकन के आधार पर हम उनकी कमियों को जानकर, उनको अच्छाइयों को जानकर उनको एक निर्देशन कर सकते हैं कि नहीं आपको इस सेक्टर में जाना चाहिए, ये करना चाहिए। ये सारा काम मूल्यांकन के जरिए ही किया जाता है। प्रमाण पत्र प्रदान करना, आप किसी कोर्स में एडमिशन में दाखिला लेते हैं, करते हैं, उसके बाद साल भर 6 महीने पढ़ते हैं, उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। उसके आधार पर आपको कोई न कोई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है ग्रेड या अंकों के साथ। मानकों का निर्धारण करना,
मूल्यांकन के आधार पर हम मानक बना सकते हैं कि नहीं, ये जो हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया है वह इन मानकों पे खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही। फिर उसके बाद आता है मूल्यांकन के सोपान। मुख्य रूप से मूल्यांकन के जो सोपान हैं उसमें 3 भाग आते हैं, 3 चीज़ें होती हैं कि उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि हम पहले अगर मूल्यांकन करना चाहेंगे तो हम पहले उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे, हमारा उद्देश्य क्या होगा मूल्यांकन का, हम क्यों मूल्यांकन करेंगे, हम कौन कौन से बिंदुओं को देखेंगे, हम उद्देश्य को निर्धारित कर लेंगे। फिर उस उद्देश्य के अनुरूप कक्ष में अधिगम क्रियाओं का आयोजन करेंगे, कि हम कक्षा में जाएंगे, जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया था उसके बाद कक्षा में जाके उन सभी क्रियाओं का आयोजन करेंगे और फिर उसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं। तीसरा वाला यहाँ पॉइंट छूट गया है, प्रिंट नहीं हुआ है। 3 स्टेप्स होते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम क्रियाओं का आयोजन और उसके बाद तीसरा जो बिंदु होता है वो मूल्यांकन होता है। यानी उद्देश्यों के अनुरूप आपने जो क्रियाएं कक्षा में आयोजित की फिर मूल्यांकन करते हैं। तो ये इस तरह से 3 स्टेप्स होते हैं इसके। मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन को मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक परिमाणात्मक मूल्यांकन, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, गुणात्मक मूल्यांकन, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। परिमाणात्मक मूल्यांकन में हम निरपेक्ष रूप से किसी बालक या विद्यार्थी की योग्यताओं और क्षमताओं को कोई अंक, संकेत या ऐसे चिन्ह, कोई क्वांटिफिकेशन करके उसको देखने की कोशिश करते हैं। और यह मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और प्रायोगिक भी हो सकता है। उसके बाद जो गुणात्मक मूल्यांकन होता है उसमें बच्चों की अंदर कौन कौन से गुण या विशेषताएं हैं उसको देखने के लिए हम जांच सूची, चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कि आपको एक चेकलिस्ट देंगे, हाँ नहीं, पसंद नापसंद, सहमत असहमत, पूरी तरह से सहमत, इस तरह से आपसे एक चेकलिस्ट भरवाएंगे। उसके आधार पर हम जो मूल्यांकन करेंगे वह एक तरह से गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण। अवलोकन, सिर्फ चीज़ों को देख के, समझ के, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी मूल्यांकन किया जा सकता है। कि एक अध्यापक कक्षा में जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो वह रोज़ अपने बच्चों को देखता है, बिना कोई टेस्ट परीक्षा लिए ही वो तुरंत बता देता है कि नहीं हमारा कौन सा बच्चा किस स्तर का। यानी अवलोकन के जरिए भी हम लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं। घटनावृत्त, किसी बालक विद्यार्थी से जुड़ी हुई अनेकों जो घटनाएँ हैं वो अगर हमारे सामने मिल जाए तो उसके आधार पर हम एक मूल्यांकन कर सकते हैं कि नहीं उसके अंदर कौन से गुण या विशेषताएँ होती हैं। साक्षात्कार, आपको पता ही होगा कि तमाम भर्ती परीक्षाएं हों, इंटरव्यू के जरिए आपका मूल्यांकन किया जाता है कि नहीं इस पद के लिए आपके अंदर ये योग्यता, क्षमता, दक्षता है कि नहीं, वो साक्षात्कार के जरिए ही, इंटरव्यू के जरिए ही देखा जाता है। रुचि, आपका इंटरेस्ट भी देखा जाता है कि जो रुचि मापनी होती है उसके जरिए आप हाँ नहीं में जो जवाब देंगे उसके आधार पर आपके इंटरेस्ट को भी देखा जा सकता है। इसी के साथ अभिवृत्ति, आपका एटीट्यूड और व्यक्तित्व, ये सब जो हैं ये एक तरह से गुणात्मक मूल्यांकन के उदाहरण हैं। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो परीक्षा प्रणाली थी उसमें तमाम विसंगतियाँ थीं, उसको दूर करने के लिए समय समय पे तमाम तरीके के सुझाव दिए गए और सुझाव के बाद एक नए प्रकार के मूल्यांकन की बात आ गई जिसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, CCE, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यह मुख्य रूप से 3 शब्दों से मिलकर बना है, एक सतत, व्यापक और मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ आप लोग जान चुके हैं। सतत का मतलब होता है निरंतर या लगातार। निरंतर लगातार का ये मतलब नहीं है कि उनको हमेशा परीक्षा मोड में ही रखें, बल्कि जैसे अगर आप कोई एग्ज़ाम 1 साल में देते हैं तो कम से कम 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर हो जाएं, या फिर उस सेमेस्टर में भी यूनिट वाइज कर दें, साप्ताहिक, मासिक, तो वो सतत हो जाएगा। यानी बीच में आपको ये समय मिले कि आप चीज़ों को दुरुस्त करते हुए चलें। 6 महीने पे अगर आपकी कमी है तो कोई दूर कर लें, या यूनिट टेस्ट में एक में अगर आप गड़बड़ हैं तो दूसरे में कर लें। और व्यापक में होता है कि आप केवल उसके IQ का ही मापन न करें कि उसके अंदर कितनी बौद्धिक क्षमता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व के और भी जो पहलू आयाम हैं उन सब का मूल्यांकन करें। तो इन्हीं दोनों को ध्यान में रख के ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की फिलॉसफी लाई गई है, जो काफ़ी सफल साबित हो रही है। और ये एक तरह से विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है जिसमें जो बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उसका निरंतर और नियमित आकलन किया जाता है।
हैं। यानी लगातार और नियमित अंतराल पर आकलन जो किया जाता है वो विभिन्न विधियों और उपकरणों द्वारा किया जाता है, ताकि उसके जो सभी पक्ष हैं, आयाम हैं व्यक्तित्व के, उनका आकलन कर लिया जाए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के जो क्षेत्र हैं वह दो हैं। पहला होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय आते हैं उनका मूल्यांकन आता है, और मानसिक विकास में ये जो विषय हैं वो किस तरीके से सहायक हैं, इनका आकलन किया जाता है। और ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो मूल्यांकन होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें रचनात्मक और संरचनात्मक। रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा होता है आकलित या योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि जब भी आप मूल्यांकन करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान करें, एक तरह से रिमेडियल टीचिंग के लिए करें। जैसे जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं उस दौरान आप मूल्यांकन करें, विद्यार्थियों की कमियों को पहचानें, तो ये उसके लिए जो भी आप मूल्यांकन करेंगे वो रचनात्मक मूल्यांकन होगा। ये एक तरह से पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान होता रहता है ताकि उसमें सुधार किया जा सके। और संरचनात्मक मूल्यांकन भी इसी को कहते हैं। और उसके बाद जो होता है आकलित या योगात्मक मूल्यांकन होता है समेटिव इवैल्यूएशन। इसको टर्मिनल एग्जामिनेशन या इंड टर्म एग्ज़ाम जो कहते हैं, सत्र के अंत में कि 6 महीने साल भर का जो आपका सत्र है उसके बाद आप अंत में जो परीक्षा देते हैं, जो आपका आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसे हम आकलित या योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यह सत्र के अंत में संपन्न होते हैं। और सहसंज्ञानात्मक इसका जो दूसरा क्षेत्र होता है, इसके अंतर्गत सहसंज्ञानात्मक, इसको को स्कॉलस्टिक कहते हैं और पहले वाले को स्कॉलस्टिक कहते हैं। इसके अंतर्गत जो स्पोर्ट्स है, योगा हो गया, कल्चर हो गया और लिटरेचर हो गया, जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, साहित्य है, सहयोग, अनुशासन और आपकी एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए इन पहलुओं पे जो आकलन किया था, जिसमें किसी प्रकार का पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं होता है कि आपके अंदर इस गुण या क्षमता को देखने के लिए आपका मेमोरी टेस्ट किया जाए, बल्कि आप औपचारिक अनौपचारिक रूप से पूरे कक्ष के दौरान जो भी आपकी क्षमताएं हैं उसका जो प्रदर्शन करते हैं उसके आधार पर वो मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ ही कुछ और छोटे किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जिनको एक एक दो लाइन में आप समझते रहें ताकि इस पे आधारित अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर सकें। इसमें पहला है कि एनआरटी और सीआरटी आता है। सीआरटी जिसको क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट कहते हैं, निकट संदर्भित परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि ये सीआरटी जो होता है निकट संदर्भित परीक्षण होता है, जिसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए कि नहीं, आपको उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए ये क्राइटेरिया है, आप इस क्राइटेरिया को पार करेंगे तो आप पास माने जाएंगे, सफल माने जाएंगे। तो वो जो परीक्षण होगा वो सीआरटी होगा। और एनआरटी जो होता है उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं बनता है, बल्कि वो जो समूह है उसके आधार पर आपस में तुलना करके मानक बनाए जाते हैं, तो वो एनआरटी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप टेट सी-टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें ये कहा गया कि नहीं 60% अगर आप पाएंगे तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, तो ये एक प्रकार का सीआरटी हुआ, निकट संदर्भित परीक्षण हुआ, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हुआ, क्योंकि एक क्राइटेरिया बन गया कि 60% आप पाएंगे तो पास माने जाएंगे। और वह एक दूसरे से फ्री होता है कि एक विद्यार्थी की योग्यता साथ दूसरे से उसका कोई लेन देन नहीं होता, जितने लोग भी 60% पाएंगे वो उत्तीर्ण माने जाएंगे। और जबकि एनआरटी में क्या होता है कि उसमें समूह के आधार पर तुलना की जाती है कि जैसे अगर कोई भर्ती परीक्षा होगी, 5000 पदों के लिए आपको भर्ती लेना है, या अभी मान लीजिए आप 100 सीटें हैं बीएचयू में, आप सब लोग बैठ रहे हैं, तो ये एनआरटी है। क्यों? क्योंकि इसमें आप 90% या 95% पाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं किसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो। तो एक तरह से इसमें आपका जो आकलन किया जाएगा, ये जो परीक्षण है वो आपसी समूहों में तुलना करके किया जाएगा, ऊपर से सीट के सापेक्ष ले जाएगा, यानी आपका जो प्रदर्शन है, आपके ग्रुप में जो लोग हैं उनके प्रदर्शन से आपका आकलन किया जाएगा कि आप कितने बेहतर हैं, तो उसको हम एनआरटी कहते हैं। उसके बाद आता है कि मापन और मूल्यांकन
में अंतर की बात आती है कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। तो इसको ऐसे समझ लें कि मापन जो होता है सिंपली कोई गुण या विशेषता या सिंबल प्रदान कर देना है, वो मापन हो जाता है। और उस गुण विशेषता या सिंबल को जब आप हर तरीके से, हर पहलू से देखेंगे कि ये कितना सही है कितना गलत है, तब वो मूल्यांकन हो जाएगा। जैसे अगर आप एक एग्ज़ाम देते हैं परीक्षा, और परीक्षा में मान लीजिए 50 नंबर में अगर आप 30 नंबर पाते हैं तो ये मापन हो गया, 50 में 30 पाए, ये मेज़रमेंट आपका हो गया। लेकिन अब वह देखा जाए कि आपका कक्षा में क्या स्थान है, आप 50 लोगों की रैंकिंग बनाए तो आप किस रैंक पर हैं, तो वो मूल्यांकन हो जाएगा कि यानी अब उसमें आपकी ओवरऑल डिज़ायरेबिलिटी देखी जाएगी कि आपका जो स्कोर है, जो ये नंबर है, यह कितना वांछनीय है, आप किस रैंक पे हैं, किस क्रम पर हैं। तब वह यानी जो आपने पाया है 40, उसको वैल्यू दिया जाएगा, उस मूल्य को, उस पर मूल्य अंकित किया जाएगा। 40 नंबर आपने पाया है, ये पहली पोजीशन है, दूसरी है, तो वो मूल्यांकन का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद आता है ग्रेडिंग सिस्टम। परीक्षा में तमाम तरह की खामियों को सुधारने के लिए ही ये ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया कि नहीं, बच्चों को अंक न प्रदान करके ग्रेड दिया जाए, 5 पॉइंट 7 पॉइंट जो ग्रेड दिया जाता है, कि ताकि जो परीक्षाओं का एक बच्चों के ऊपर दबाव होता है, उस दबाव को कम किया जाए, उसके लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया था। सेमेस्टर सिस्टम आप सभी जानते हैं, ये भी परीक्षाओं में लाया गया है कि नहीं, 1 साल में परीक्षा या 2 साल में होने के बाद बजाय 6-6 महीने पे अगर परीक्षा हो तो विद्यार्थी को अपने सुधार का अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है परीक्षण की वैधता, वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट। परीक्षण की वैधता क्या होती है, कोई भी टेस्ट है, परीक्षण है, वो वैध है कि नहीं, कैसे हम जानेंगे, या वैधता क्या होती है। तो कोई भी परीक्षण वहीं तक वैध होता है जहाँ तक वो वही चीज़ माप रहा है जिसके मापन के लिए उसको बनाया गया है। थोड़ी सी भाषा पर ध्यान दीजिए आप लोग। परीक्षण की वैधता का मतलब होता है कि क्या वह वही गुण या विशेषता माप रहा है जिसके मापन के लिए उसको बनाया गया है। अगर ऐसा कर रहा है तो वह परीक्षण वैध होगा, अन्यथा वह परीक्षण अवैध होगा। जैसे अगर हम शिक्षण अभिरुचि का आपका टेस्ट लें और उसमें अगर हम दूसरे विषयों की परीक्षाएं हम पूछ लें, इतिहास भूगोल की पूछने लगें, तो वो हमारा परीक्षण वैध नहीं होगा, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि की जो परीक्षण होगी उसकी वैधता ये होगी कि जो भी प्रश्न शामिल हैं वो प्रश्न वही मापें जिसको मापने के लिए उनको बनाया गया है। दूसरी बात होती है परीक्षण की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि बार बार उसको 1, 2 बार, 3 बार उसको हम प्रशासित करें, और जो स्कोर आ रहा है अगर वो लगभग बराबर आया है, उसमें निरंतरता हो, तब हम कहेंगे कि ये परीक्षण वैध है। अर्थात किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता, जो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स है, जो उसको अंक प्राप्त हो रहे हैं, उसकी जो संगति है, वह जितनी ज़्यादा होगी वह परीक्षण उतने ही ज़्यादा विश्वसनीय होगा। अगर उन स्कोर्स में 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रशासित करने के बाद बहुत अंतर रहा, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि नहीं, जो हमारा परीक्षण है वो विश्वसनीय नहीं है। जैसे अगर किसी परीक्षा में एक बार आप बैठते हैं, 50 नंबर की परीक्षा में अगर आप 40 नंबर पाते हैं, दूसरी बार अगर आप उसी परीक्षा में बैठते हैं तो अगर आप मान लीजिए 42 नंबर या 38 नंबर पा रहे हैं, तो माना जाएगा कि वह परीक्षण विश्वसनीय था। एक बार आप 40 पाते हैं, दूसरी बार आप बैठते हैं 5 नंबर पाते हैं, और तीसरी बार आप बैठते हैं 49 नंबर पाते हैं, इसका मतलब जो परीक्षण था वो विश्वसनीय नहीं था, किसी और वजह से मार्किंग आपकी प्रभावित हो रही थी। तो और अगला एक तो बिंदु जो इसमें है, मापन के स्तर, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर होते हैं। नामित स्तर, जिसको हम कहते हैं नॉमिनल लेवल, क्रमिक स्तर, ऑर्डिनल लेवल, अंतराल स्तर, इंटरवल लेवल, आनुपातिक स्तर, रेशियो लेवल। ये स्तर यानी जो मापन की गुणवत्ता है उसकी क्रमबद्धता को बताते हैं। नामित स्तर का जो नॉमिनल लेवल का जो मापन होता है वो बहुत नाम मात्र का होता है। इसमें किसी गुण या विशेषता के आधार पर हम बहुत बड़ा अंतर या वेरिएशन नहीं देखते हैं। जैसे अगर हम मेल फीमेल
SC ST या OBC या जनरल, हिंदू या मुस्लिम, ये नामित हो गया कि किसी एक गुण या विशेषता के आधार पर आपने उनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया। क्रमिक स्तर का जो मापन होता है ऑर्डिनल लेवल का, इसमें क्रम होता है कि जो आप स्कोर दे रहे हैं विद्यार्थियों को, उसमें आप कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे नंबर पर है और कौन तीसरे नंबर पर है, उनका ये क्रम निर्धारित कर सकते हैं। और अंतराल मापनी में होता है कि इसमें क्रम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई एब्सोल्यूट जीरो या सापेक्ष निरपेक्ष शून्य शब्द नहीं होता है। प्रायः जितने भी मनोविज्ञान, शिक्षा और व्यवहार विज्ञान के विषय हैं वो इसी स्तर तक के, अंतराल मापनीय स्तर तक के ही होते हैं। कि जैसे अगर हम किसी के IQ का टेस्ट लें, IQ का टेस्ट लें अगर, तो IQ अगर 0 आ रहा तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो कुछ नहीं जा रहा है। अगर आप किसी परीक्षा में बैठते हैं, 10 नंबर की परीक्षा, अगर आप 0 नंबर पाते हैं तो उस 0 का मतलब 0 नहीं होता है। अर्थात जब 10 में आपने 0 पाया तो इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो आपसे पूछा गया था वो नहीं जानते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में या व्यवहारिक मनोविज्ञानों में जो मापन का स्तर होता है वो मुख्य रूप से अंतराल स्तर तक होता है। इसमें एब्सोल्यूट जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। और आनुपातिक स्तर का जो मापन होता है ये सबसे उच्च स्तर का मापन होता है। यह जो शुद्ध विज्ञान है, प्योर साइंसेज हैं, उसमें किया जाता है, जिसमें एब्सोल्यूट जीरो भी होता है कि अगर किसी चीज़ का लंबाई या वज़न 0 है तो वास्तव में वो 0 होता है, उसमें उसकी अनुपस्थिति मानी जाती है। तो इस तरह से ये जो 4 जो है वो मापन के स्तर होते हैं। और उसके बाद आता है एक और चीज़, निरपेक्ष मापन, मानकीय मापन और इप्सेटिव मापन। निरपेक्ष मापन जिसमें आप एब्सोल्यूट रूप से किसी गुण या विशेषता का मापन करते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट कहते हैं। कि जब आप कोई टेस्ट लें तो उसको एक कोई न कोई एब्सोल्यूटली उसके अंदर कि ये गुण या विशेषता कितनी है उसका हम मापन करेंगे तो वो निरपेक्ष मापन होगा। ये प्रायः भौतिक विज्ञानों में ही होता है कि जैसे लंबाई, चौड़ाई। किसी का बुद्धि और IQ, इस तरह की चीज़ें एब्सोल्यूट आप नहीं माप सकते, वो रिलेटिव टर्म में मापेंगे। उसके बाद मानकीय मापन में होता है कि जो आप मापन करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि वो मानक संदर्भित परीक्षा है, नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट, उस टाइप का ये होता है कि आप ग्रुप और समूह में आपसी तुलना के माध्यम से मापन करते हैं, उसकी स्थिति को देखते हैं। और इप्सेटिव मापन या इसको स्वमापक मापनी कहते हैं, जिसमें ये होता है कि आप अपनी ग्रेडिंग करते हैं, आपको मजबूर किया जाता है कि हाँ, नहीं, सहमत, असहमत, इसमें से आप एक किसी बिंदु पर चुनते हैं, तो वह स्वमानिक मापन होता है। इप्सेटिव मेजरमेंट कहते हैं कि नहीं, आपको इस पे किसी न किसी बिंदु पर जवाब देना है। तो इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। बस एक वीडियो और बचा है जो आप लोगों को शिक्षण अभिरुचि से संबंधित दिया जाएगा। फिर उसके बाद गूगल मीट के जरिए प्रश्नों को डिस्कशन किया जाएगा और आपसी चर्चा के माध्यम से शिक्षण अभिरुचि के तथ्य को और अधिक क्लियर और स्पष्ट किया जाएगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।